हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। भारत शासन अधिनियम 1935, आइए इसके बारे में लोग डिटेल से देखते हैं। भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना के संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 था। यानी भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना के संदर्भ में अंतिम व महत्वपूर्ण अधिनियम जो है और भारत सरकार अधिनियम 1935 था। ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 कब पारित किया था? तो अगस्त 1935 में। यानी ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 जो है या अगस्त 1935 में पारित किया था। भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 की जो प्रमुख विशेषता है उसमें भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना और प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना तथा केंद्र में द्वैध शासन। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्रित थीं, तो गवर्नर जनरल यानी वायसराय में थी। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां रेसिडुअरी पावर जो है तो गवर्नर जनरल यानी वायसराय में थी। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ शब्द प्रस्तावित किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ शब्द प्रस्तावित किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में विषयों को विभाजित किया गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 में विषयों को 3 भागों में विभाजित किया गया, एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। यानी भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत से संबंधित कुल अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी, तो 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत से संबंधित कुल 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थीं। वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघात्मक सरकार स्थापित की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935। यानी भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना किसके लिए अनिवार्य था? ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को। यानी 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना ऐच्छिक था भारतीय राजाओं के लिए। यानी 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना है या नहीं होना है या भारतीय राजाओं की इच्छा पर निर्भर था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन संघ में सम्मिलित होने वाले सभी रियासतों के शासक के लिए अनिवार्य था अंगीकरण या विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल या वायसराय की नियुक्ति की गई थी ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में, संघीय शक्तियों के प्रयोगकर्ता अधिकारी के रूप में। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल या वायसराय की नियुक्ति जो है ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में या संघीय शक्तियों के प्रयोगकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय
तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य वैधानिक शक्तियों के विभाजन हेतु कितनी सूचियां बनाई गई थीं? तो तीन संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय थे तथा समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य वैधानिक शक्तियों के विभाजन हेतु 3 सूचियां बनाई गई थी, जिसमें संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय सूची में रखे गए प्रमुख विषय थे तो सशस्त्र सेनाएं, डाक तार, मुद्रा, रेल, विदेशी मामले, अखिल भारतीय सेवाएं। यानी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय सूची में रखे गए प्रमुख विषय तो सशस्त्र सेनाएं, डाक तार, मुद्रा, रेल, विदेशी मामले, अखिल भारतीय सेवाएं थीं। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसी भी सूची में उल्लिखित नहीं किए गए विषय के संदर्भ में विधि निर्माण का अधिकार किसे दिया गया था? तो गवर्नर जनरल के आदेश से केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधानसभाओं को। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसी भी सूची में उल्लिखित नहीं किए गए विषय के संदर्भ में विधि निर्माण का अधिकार जो है गवर्नर जनरल के आदेश से केंद्रीय अथवा प्रांतीय सभाओं को दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों का प्रशासन किया जाता था तो गवर्नर जनरल वायसराय तथा उसकी 3 सदस्यीय परिषद द्वारा। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल या वायसराय तथा उसकी 3 सदस्यीय परिषद के द्वारा किया जाता था। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के हस्तांतरित विषयों का प्रशासन किया जाता था गवर्नर जनरल तथा उसके मंत्रिमंडल द्वारा। यानी 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उसके मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता का अधिकार किसे प्रदान किया गया था? तो गवर्नर जनरल या वायसराय को। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता का अधिकार जो है वह गवर्नर जनरल या वायसराय को प्राप्त था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों के संदर्भ में गवर्नर जनरल किसके अधीन था? तो भारत सचिव के। यानी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों के संदर्भ में गवर्नर जनरल जो है भारत सचिव के अधीन था। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदच्युत केंद्रीय विधानसभा का सत्र आहूत करना, विधेयकों पर स्वीकृति की घोषणा करने का अधिकार था गवर्नर जनरल के पास। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन संघीय विधानमंडल या व्यवस्थापिका सदनी थी, द्विसदनी थी। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन संघीय विधानमंडल द्विसदनी थी। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय विधानमंडल या केंद्रीय विधानसभा के सदनों में प्रावधानी सदस्य संख्या थी तो उच्च सदन में 260 तथा निम्न सदन में 375। यानी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय विधानमंडल में सदनों में प्रावधानी सदस्य संख्या उच्च सदन में 260 थी तथा निम्न सदन में 375 सदस्य थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्न सदन का कार्यकाल निर्धारित किया गया था तो 5 वर्ष। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। भारत सचिव के लिए अधिकतम 6 तथा न्यूनतम 3 परामर्शदाता नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। यानी भारत सचिव के लिए
अधिकतम 6 तथा न्यूनतम 3 परामर्शदाता नियुक्त करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संशोधन अथवा परिवर्तित करने की शक्ति नहीं थी तो ब्रिटिश संसद को, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 में संशोधन अथवा परिवर्तन करने की शक्ति जो है यह ब्रिटिश संसद में निहित थी। 1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण किसे दिया गया था? मंत्रिमंडल को। यानी 1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण जो है मंत्रिमंडल को दिया गया था। 1935 के अधिनियम में मंत्रिमंडल को किसके प्रति उत्तरदायी घोषित किया गया था? तो विधानसभा के प्रति। यानी 1935 के अधिनियम में मंत्रिमंडल को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी घोषित किया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों का निर्माण करता था गवर्नर। यानी 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों का निर्माण गवर्नर करता था। 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विधानसभा में अनुदान मांग रखने हेतु किसकी अनुमति आवश्यक थी? गवर्नर की। यानी 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विधानसभा में अनुदान मांग रखने हेतु किसकी अनुमति आवश्यक होती थी? तो गवर्नर की अनुमति। 1935 के अधिनियम के द्वारा किन प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी? तो बंगाल, बिहार, असम, बम्बई, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा बंगाल, बिहार, असम, बम्बई, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश प्रपत्र जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में मतभेद की स्थिति में उसे सुलझाने के लिए किसके द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त सत्र आहूत किया जा सकता था? तो गवर्नर जनरल यानी वायसराय के द्वारा। 1935 के अधिनियम के अधीन संघ तथा इसमें सम्मिलित इकाइयों के मध्य संवैधानिक विवादों को निपटारे हेतु किस न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो फेडरल न्यायालय यानी संघीय न्यायालय दिल्ली। यानी 1935 के अधिनियम के अधीन संघ तथा इसमें सम्मिलित इकाइयों के मध्य संवैधानिक विवादों के निपटारे हेतु फेडरल न्यायालय या संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने किस अधिनियम से प्राप्त किया था? तो 1935 के भारतीय अधिनियम से। यानी संघ सरकार द्वारा राज्य को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारतीय अधिनियम से प्राप्त किया था। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले फेडरल न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या थी तो एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश। यानी 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाला फेडरल न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है 3 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश था। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? ब्रिटिश सम्राट द्वारा। यानी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। 1935 के अधिनियम के अधीन स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की गई थी 65 वर्ष। यानी जो फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई थी।
1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित फेडरल न्यायालय को प्राप्त अधिकारिता थी प्रारंभिक, अपीली तथा परामर्शदात्री अधिकारिता। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गठित फेडरल न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती थी प्रिवी काउंसिल में। यानी जो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो गठित फेडरल न्यायालय था उसके निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती थी प्रिवी काउंसिल में। किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबलित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबलित किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया था। वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं? यानी जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा कि यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था। किस वायसराय ने कहा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने। यानी लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय ने कहा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका था। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था, यह कथन था सुभाष चंद्र बोस का। यानी सुभाष चंद्र बोस ने 1919 के अधिनियम को भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल कहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।